इस अमेजिंग कहानी की शुरुआत होती है एक आदमी को दिखाते हुए जो लगातार कमरे के अंदर आता जा रहा था। उस आदमी के हाथ में तो गन मौजूद होती है। रूम के अंदर तो एक बच्चा अपने बेड पर आराम से सोया हुआ था। उस बच्चे का नाम कोडी होता है, इसीलिए ये आदमी उस बच्चे को मारने के लिए गन पॉइंट कर दे रहा था। तभी अचानक उस आदमी को कमरे के पीछे से किसी की आवाज आती है, जिस वजह से उस आदमी ने डर के मारे उसी डायरेक्शन में गोली चला दी। और ये सारी आवाज सुनकर कोडी तुरंत ही जग जाता है और उस आदमी को देखने लगता है। वो आदमी पता नहीं क्यों कोडी के सामने अब रोने लगा था, जैसे कि उसे किसी चीज का पछतावा हो रहा हो। अब ये पूरा सीन यहीं पर ब्लैंक हो जाता है। अब हमें यहाँ एक ऑर्फनेज के अंदर जेसी और मार्क नाम के दो हस्बैंड वाइफ दिखाए जाते हैं, जो कि अपनी फैमिली के लिए एक बच्चा अडॉप्ट करने आए थे। दरअसल दुख की बात ये होती है कि जेसी और मार्क का एक बच्चा हुआ करता था, लेकिन कुछ साल पहले बाथटब में डूबने के कारण उस बच्चे की मृत्यु हो गई। इस बात से जेरी और मार्क दोनों ही काफी डिप्रेशन में रहने लगे। उन्हें खुद के ऊपर डाउट होने लगा कि उनकी देखरेख ना करने के कारण उनका बच्चा मरा है, लेकिन अब दोनों ही मिलकर ओवरकम करना चाहते हैं इस पूरी कंडीशन को। इसीलिए वो ऑर्फनेज में आए हैं ताकि वो किसी अच्छे बच्चे को अडॉप्ट कर सकें। ऑर्फनेज का मैनेजर तो उन्हें कई सारे बच्चों की फोटोज दिखाता है और उनके बारे में बताता है, लेकिन जब जेसी और मार्क एक बच्चे की फोटो देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा क्यूट था, और ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि कोडी होता है, जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। जेसी और मार्क इस बच्चे के बारे में और ज्यादा पूछने लगे, जिसके बाद मैनेजर बताता है कि कोडी की मदर कुछ सालों पहले कैंसर की वजह से मर गई थी और कोडी को इससे पहले एक और फैमिली ने अडॉप्ट किया था, लेकिन उन्होंने उसे छोड़ दिया। यहाँ जेसी और मार्क को कोडी बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए उन दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि वो कोडी को ही अडॉप्ट कर लेंगे। सारे पेपर वर्क करने के बाद वो कोडी को अपने घर पर लेकर आ जाते हैं। जेसी और मार्क इसीलिए ज्यादा खुश थे क्योंकि कोडी के पास पहले से ही रिस्पेक्टफुल वाली बातें करने की आदत थी। वो सारी चीजें एकदम रिस्पेक्टफुल मैनर में करता जिस तरीके से उन्हें अपना बेटा चाहिए था। जेसी और मार्क को तो ऐसा लग रहा था कि उनका मरा हुआ बेटा वापस आ चुका है। उनकी एक बेटे की कमी जो खल रही थी वो भी अब खत्म हो जाती है। कोडी को तो उन लोगों ने स्कूल में भी एडमिशन करा दिया था, जहाँ पर उसकी एक फीमेल फ्रेंड भी बन जाती है। अब यहाँ पर कोडी जब एक दिन सोने जा रहा था तो वो जेसी से एक सवाल पूछता है। वो कहता है कि मुझे हर रात अजीब तरीके के नाइटमेयर्स आते हैं और ये नाइटमेयर से मुझे बहुत डर लगता है। लेकिन यहाँ पर जेसी कोडी को सिर्फ इतना समझाती है कि नाइटमेयर्स सच नहीं होते। तुम अगर सोकर उठोगे तो वो नाइटमेयर्स वहीं खत्म हो जाएंगे। उनका रियलिटी से कोई रिलेशन होता ही नहीं, इसलिए तुम जरा भी मत डरो और बेफिक्र होकर सो जाओ। कोडी भी जेसी की बात मान लेता है और वो सोने चला जाता है। यहाँ जेसी और मार्क हॉल में बैठकर टीवी देख रहे थे, लेकिन तभी अचानक उनके घर के अंदर बहुत सारी बटरफ्लाईज आ जाती हैं। ये बटरफ्लाईज अलग अलग कलर की थी जो देखने में काफी ब्यूटीफुल लगती हैं। अब यहाँ जेसी और मार्क को पता था कि कोडी को इस तरीके की बटरफ्लाईज बहुत पसंद है, इसीलिए मार्क ट्राई करता है और उनमें से एक बटरफ्लाई को पकड़ लेता है। दोनों ही हस्बैंड वाइफ इस तरीके के दृश्य को काफी एंजॉय कर रहे थे, जैसे कि उनके बचपन के दिन वापस आ गए हों। लेकिन अब थोड़ी ही देर के अंदर कोडी की नींद खुल जाती है, जिसकी वजह से कमरे में मौजूद सारी बटरफ्लाईज अपने आप गायब होने लगी थी। यहाँ तक कि मार्क ने जिस तितली को पकड़ कर रखा था वो भी धूल में मिल जाती है। दोनों को नहीं समझ रहा था कि आखिर ये चीजें कैसे हुई। अगर इतनी सारी बटरफ्लाईज इस जगह पर आई थी तो वो इस तरीके से कैसे गायब हो सकती हैं। उन दोनों को तो ये सारी चीजें अपने आंखों का धोखा लग रहा था, इसीलिए वो भी सोने चले जाते हैं। अब अगले दिन मार्क नोटिस करता है कि कोडी एक फ्रेम को लगातार देखते जा रहा है। वो फ्रेम किसी और की नहीं बल्कि जेसी, मार्क और उसके मरे हुए बेटे शॉन की होती है। कोडी तो मार्क से पूछने लगा कि आखिर वो लड़का कौन है। तब जाकर मार्क बताता है कि ये हमारा बेटा था जिसका नाम शॉन होता है, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। अब यहाँ रात होने के बाद कोडी वापस से सोने के लिए चला गया था। वो तो फिर अपने सपनों की दुनिया में खो जाता है। एक बार फिर से एक बटरफ्लाई आकर मार्क के हाथ पर बैठ जाती है। दोनों फिर से चौंक गए कि आखिरकार ये वापस क्यों हो रहा है। तभी अचानक जेसी की नजर जैसे ही दूसरी तरफ गई तो वो पूरी तरीके से शॉक हो जाती है। उसने मार्क को भी बुलाया, जो दोनों साथ में मिलकर देख रहे थे, तो उनके सामने उनका मरा हुआ बेटा शॉन मौजूद था। दोनों खड़े होकर उसे टच करके देखने लगे तो पता चलता है कि ये तो रियलिटी में मौजूद है। जेसी और मार्क इतना इमोशनल हो गए क्योंकि उन्होंने इतने सालों बाद अपने बेटे को देखा है, पर ये चीजें कैसे पॉसिबल हो रही थी इसके बारे में वो सोचते ही नहीं। जेसी तो अपने बेटे को छोड़ ही नहीं रही थी। लेकिन तभी कोडी की नींद खुल जाती है, जिससे कि शॉन नाम का उनका बेटा गायब हो गया था। एक बार फिर से दोनों चौंक गए कि आखिर ये चीजें उनके साथ क्यों हो रही हैं और कौन कर रहा था। तब जाकर कोडी उठने के बाद उन दोनों को बताता है कि मैंने सपना देखा था शॉन का, जिससे कि मार्क और जेसी ये बातें समझ जाते हैं कि कोडी जो भी सपना देखता
देखता है उसके आसपास की चीजें उसे रियलिटी में कन्वर्ट कर देती हैं। जैसे कि कोडी को बटरफ्लाईज पसंद थी तो बटरफ्लाई कमरे में आ गई और उसने शॉन के बारे में पता किया था तो वो शॉन के बारे में सपने देखने लगा और शॉन की एक छवि रियलिटी में कन्वर्ट हो गई थी। जेसी और मार्क ने कोडी को सारी बातें समझाने के लिए अपने बेटे शॉन की वीडियो क्लिप्स दिखाई। दरअसल वो कोडी को बताना चाहती थी कि हमारा बेटा शॉन हमारे साथ कितना खुश रहता था। कोडी ने तो अब सारी की सारी चीजें बड़ी अच्छी तरीके से देखी। उसे शॉन के बारे में बहुत सारी चीजें पता चल जाती हैं। इसीलिए जब कोडी सोने जाता है तो वो शॉन के बारे में ही सोच रहा था और जिसका अंदाजा जेसी और मार्क लगा रहे थे वही हुआ। कोडी जब शॉन के सपने देख रहा था तो शॉन रियलिटी में आ जाता है और वो दोनों पेरेंट्स अपने बेटे को बहुत ज्यादा प्यार कर रहे थे, खासकर कि जेसी जो अपने बेटे को बहुत मिस करती है और इतने समय बाद उसे पाकर खोना नहीं चाहती थी। लेकिन एट द एंड उन दोनों को भी पता था कि ये चीजें रियलिटी में पॉसिबल नहीं हो सकती, लेकिन वो टेम्पररी पर्पस के लिए अपने बेटे के साथ टाइम गुजार सकते हैं। इसी वजह से जेसी कोडी को हमेशा कहती है कि तुम शॉन के बारे में ही सोचा करो, जिससे कि जब भी कोडी सोएगा तो उसका बेटा शॉन जिंदा हो जाएगा। लेकिन अब एक दिन यहाँ पर कोडी किसी खतरनाक क्रिएचर के नाइटमेयर्स देखता है और अब वो खतरनाक क्रिएचर रियलिटी में कन्वर्ट हो गया था जो कि कोडी के पास आकर उसे डराता था। हालांकि कोडी ने इन सारी चीजों के बारे में मार्क और जेसी को नहीं बताया होता। अब यहाँ मार्क इतना तो समझ गया था कि ये चीजें एग्जिस्ट नहीं करती, ये सिर्फ आंखों का छलावा है और एक तरीके से जेसी कोडी का यूज कर रही है अपने बेटे को अपने सामने रखने के लिए। इसी वजह से मार्क ने अपने बेटे से रिलेटेड सारे के सारे फोटो फ्रेम्स वहां से निकाल दिए थे, जिससे कि आगे चलकर ऐसा कुछ भी ना हो पाए। अब कोडी यहाँ पर हमें अगले दिन स्कूल में दिखाया जाता है जो बहुत ही हैप्पीली अपने क्लास की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर एक बदमाश लड़का आता है जो कोडी को परेशान करने लगा। हालांकि कोडी इन सारी चीजों के बारे में किसी को नहीं बताता और उस पूरे टॉर्चर को सहता जाता है। अब यहाँ क्लास खत्म होने के बाद कोडी को बहुत ज्यादा नींद आ रही थी, इसीलिए वो अपने बेंच के ऊपर सर रखकर सो जाता है। कोडी के सोते ही अचानक उसके नाइटमेयर्स की वजह से वो स्केलेटन वाला क्रिएचर जिंदा हो गया था, जो रियलिटी में आकर उसी बदमाश बच्चे को मारने लगता है जिसने की कोडी को परेशान करने की कोशिश की थी। वो स्केलेटन क्रिएचर तो उस लड़के को बहुत मारता है और उसे कहीं गायब कर देता है। ये सारी चीजें कोडी की एक फीमेल फ्रेंड देख रही होती है, जिसकी वजह से वो चिल्लाने लगी थी और अब थोड़ी देर के अंदर कोडी भी उठ जाता है, जिससे कि वो स्केलेटन क्रिएचर वहां से गायब हो गया था। लेकिन यहाँ कोडी को बिल्कुल पता ही नहीं चलता कि उसका परेशान कर देने वाला दोस्त अब गायब हो चुका है, जिसे और किसी ने नहीं बल्कि स्केलेटन वाले क्रिएचर ने कहीं छुपा दिया था। अब यहाँ कुछ दिनों तक किसी को कुछ आइडिया ही नहीं होता कि वो बच्चा गायब हुआ है। कोडी के दिमाग में तब से ही ये सारी बातें चल रही थी, इसीलिए वो रात को सो भी नहीं पाता। जेसी को जब ये पता चला कि कोडी की तबीयत खराब है तो वो डॉक्टर को दिखाने के लिए चली गई, जहाँ डॉक्टर उसे सोने की दवाइयाँ देते हैं। जेसी ने तो उन दवाइयों को दूध में मिलाकर कोडी को दे दिया था, जिसे कोडी पीकर आराम से सो जाता है। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती थी। कोडी सो गया, यानी कि वो नाइटमेयर्स जितना हो सके उतना देखेगा। और अब यहाँ जेसी और मार्क के सामने उनका बेटा शॉन आता है, जिसके बारे में कोडी अभी सपना देख रहा था। पर जैसे ही वो अपने बेटे शॉन की तरफ गए तो उनका बेटा शॉन उसी स्केलेटन वाले क्रिएचर में कन्वर्ट हो जाता है। इस खतरनाक क्रिएचर को देखकर दोनों ही हस्बैंड वाइफ काफी डर गए और वहाँ से भागने लगे। लेकिन वो क्रिएचर तो मार्क के ऊपर हमला कर देता है और जेसी को भी घायल करता है। मार्क किसी भी तरीके से अपनी वाइफ को दूसरे कमरे में जाने के लिए कह रहा था, लेकिन अब उस स्केलेटन वाले क्रिएचर जिसके पास काफी अनोखी पावर्स होती हैं, उसने तो मार्क को पकड़ लिया और अपने काले जादू की मदद से गायब कर दिया। वो क्रिएचर तो जेसी की भी तरफ बढ़ता है, लेकिन इतना शोर होने के कारण अब कोडी जग गया था, जिससे कि उसके नाइटमेयर खत्म हो गए और वो स्केलेटन वाला क्रिएचर भी गायब हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि आखिरकार मार्क कहाँ गया इसके बारे में नहीं पता होता। जेसी भी कुछ समझ नहीं पाती, इसीलिए उसने सीधा पुलिस ऑफिसर्स को कॉल कर दिया। ऑफिसर्स आकर अपने इन्वेस्टिगेशन जारी कर देते हैं। उन्हें घर में कहीं भी मार्क नहीं दिखाई देता और सारी चीजें यहाँ से वहाँ गिरी पड़ी थी, जिस वजह से अब पुलिस ऑफिसर्स ये समझने लगे कि मार्क को जरूर उसकी वाइफ जेसी ने मारा होगा और कहीं छुपा दिया होगा। वो तो अपने बेटे कोडी का भी अच्छी तरीके से ख्याल नहीं रखती, इसीलिए अब कोडी को जेसी से अलग कर दिया जाता है और उसे एक सेफ जगह पर रख देते हैं। लेकिन यहाँ जेसी बहुत ही ज्यादा टेंशन में थी, क्योंकि उसका हस्बैंड अब बुरी तरीके से गायब हो चुका था। उसे तो अब कोडी के ऊपर शक होने लगता है कि आखिर ये कैसी कैसी चीजें कर सकता है। जेसी ने ये पता करने के लिए उसे ऑर्फनेज वाले मैनेजर को कॉल लगाया और कोडी के बारे में सारी बातें पूछी, पर वो मैनेजर इस बात के लिए साफ साफ मना कर देता है और यहाँ कॉल ना करने के लिए कहता है। पर जेसी इस तरीके से शांत नहीं रहने वाली थी, क्योंकि भले ही उसका बेटा मर चुका हो, लेकिन उसका हस्बैंड उसके लिए सब कुछ था और उसे किसी भी हालत में ढूंढना जेसी का फर्ज बनता है।
इसीलिए अब जेसी ने चोरी चुपके उस ऑर्फनेज में जाकर कोडी से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स चुरा लिए। वो उसे बहुत ही डिटेल वे में इन्वेस्टिगेट करने लगी कि आखिर उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अब यहाँ जेसी को एक फैमिली के बारे में पता चलता है जिसने कि कोडी को इससे पहले अडॉप्ट किया था। इसीलिए अब जेसी इनसे बात करके क्लियर करना चाहती थी, तो वो उनसे कांटेक्ट करके मिलने के लिए चली जाती है। जेसी अब उसी आदमी के पास आ गई जिसने कि इससे पहले कोडी को अडॉप्ट किया था, और ये कोई और नहीं बल्कि वही होता है जिसे कि हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। जेसी तो अब उस आदमी से कोडी के बारे में सारी बातें पूछती है। तब जाकर वो आदमी बता रहा था कि कोडी की वजह से ही मेरी वाइफ गायब हुई है, जिस तरीके से तुम्हारा हस्बैंड गायब हुआ था। यानी कि कोडी के नाइटमेयर में स्केलेटन टाइप का क्रिएचर उसके ऊपर भी हमला किया था, और ये सारी चीजें तब तक होती रहेंगी जब तक कोडी सपना देखेगा। जेसी ने तो अब उस आदमी से इस बात का सॉल्यूशन पूछा कि आखिर हम कैसे अपने चाहने वालों को बचा सकते हैं जो गायब हो चुके हैं। पर वो आदमी सिंपली इतना कहता है कि जब तक कोडी जिंदा है ये सारी चीजें खत्म नहीं होने वाली। हालांकि मैंने भी कोडी को मारने की कोशिश की थी, लेकिन तुम्हारे पास अच्छा मौका है, तुम उसे जान से मारकर सारी चीजें स्टॉप कर दो। लेकिन जेसी ये नहीं कर सकती थी क्योंकि कोडी भले ही उसका बच्चा नहीं था, लेकिन जितने टाइम भी उसने उसके साथ गुजारा है वो खुद के बच्चे की तरह ही प्यार करती थी। जेसी ने सोचा कि वो कोई दूसरा तरीका निकालेगी, इसीलिए वो तो अब और भी ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करने लगती है। जेसी तो अब यहाँ कोडी के कमरे में आकर उसके सामान को चेक करने लगी थी। थोड़ा सर्च करने पर जेसी को वहाँ पर एक बटरफ्लाई का टॉय मिलता है, और साथ ही साथ वहाँ पर एक बुक मौजूद थी जो शायद कोडी की मदर की हो सकती है। उसके अंदर बहुत सारी चीजें लिखी थी जिसे कि जेसी ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। वहीं अब हमें कोडी उस अनाथ आश्रम में दिखाया जाता है जो बहुत ही अकेला बैठा हुआ था। वो तो सो भी नहीं रहा होता क्योंकि उसे पता है कि अगर वो सोएगा तो वही खतरनाक क्रिएचर वापस आ जाएगा। लेकिन यहाँ अब ऑर्फनेज का स्टाफ कोडी को सुलाने के लिए उसे इंजेक्शन दे देते हैं, जिससे कोडी वहीं पर सो गया और उसका नाइटमेयर भी स्टार्ट हो जाता है। हमें अब जेसी दिखाई गई जो चलते हुए उसी ऑर्फनेज के पास आ चुकी थी। अपनी इन्वेस्टिगेशन खत्म करने के बाद वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंट लग रही होती है, और उसने डिसाइड किया था कि वो किसी भी तरीके से कोडी को इन सारी चीजों से छुटकारा दिलाएगी। जेसी धीरे धीरे जब अंदर जा रही थी तो उसे कुछ आवाजें आने लगती हैं। वो तो देख रही थी कि ऑर्फनेज के स्टाफ को किसी अनजान चीज ने अपने अंदर जकड़ कर रखा है, और ये कोई और नहीं बल्कि कोडी के नाइटमेयर से निकला हुआ वो स्केलेटन वाला क्रिएचर है। जेसी तो उस जगह पर अपने हस्बैंड और गायब हुए उस बच्चे को भी देखती है जो अजीब सी चीजों के अंदर लपटे हुए थे, लेकिन जेसी उन्हें बचाती नहीं बल्कि वो तो कोडी के कमरे की तरफ जाने लगी। थोड़ी ही देर बाद अचानक उसके ठीक सामने वही स्केलेटन वाला क्रिएचर आ जाता है जो बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहा था और जेसी की तरफ भाग कर आने लगा। लेकिन जेसी तो उससे जरा भी नहीं डरती। जैसे ही स्केलेटन वाला क्रिएचर उसके जरा सा पास आया तभी जेसी अपने हाथों में वही बटरफ्लाई वाला टॉय उसके सामने रख देती है, जिससे वो क्रिएचर वहीं पर रुक गया और उस टॉय को देखने लगा। यहाँ पर जेसी को पता था कि ये क्रिएचर और कोई नहीं बल्कि कोडी है जिसने कि ये सारी चीजों को एक बुरे हादसे से रिलेट कर लिया है। वो स्केलेटन वाला क्रिएचर एकदम शांत हो गया, इसीलिए जेसी उसे अपने गले से लगा लेती है। क्रिएचर तो पूरी तरीके से पिघलता हुआ कोडी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि उस पूरे मोमेंट को जेसी ने एक अच्छे मोमेंट में कन्वर्ट कर दिया होता है। इस समय कोडी जरा भी बुरी बातें नहीं सोच रहा था, इसीलिए उसके नाइटमेयर भी अच्छी चीजों में कन्वर्ट हो जाते हैं। जेसी तो अब कोडी को लेकर ऑर्फनेज से बाहर निकलने लगी। वहां मौजूद जितने भी लोग थे जिसे कि उस स्केलेटन वाले क्रिएचर ने मार कर रखा था वो आजाद होकर जिंदा हो जाते हैं, यानी कि जेसी के हस्बैंड भी अब वापस आ चुके हैं। घर पर आने के बाद जेसी कोडी का बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखती है। फिलहाल के लिए उसने कोडी को आराम से सुला दिया और इस बार वो स्केलेटन वाला क्रिएचर तो सामने ही नहीं आता। सुबह होने पर जेसी कोडी को एक बुक देती है, और ये बुक तो कोडी की मदर का ही था जिसने की कैंसर होने से पहले वो लिखा करती थी। दरअसल उस बुक के अंदर जब जेसी ने पढ़ा तो उसे सारी बातें क्लियर हो जाती हैं। कोडी की मदर ने जब उसे जन्म दिया तो उसे शुरुआत से ही पता था कि कोडी जो भी नाइटमेयर्स देखता है वो रियलिटी में कन्वर्ट हो जाती है, और कोडी की मदर तो इसे अपने बेटे का एक एक्स्ट्रा एबिलिटी समझती थी जो बाकी बच्चों से उसे अलग बनाती है। सब कुछ ठीक चल रहा था और कोडी जल्दी जल्दी बड़ा हो रहा होता है, लेकिन कहती हैं कि जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। अब एक दिन यहाँ कोडी की वाइफ को पता चला कि उसे ब्रेन कैंसर है, इसीलिए अब उसकी हंसती खेलती हुई जिंदगी पे स्टॉप लग जाता है, क्योंकि उस समय ब्रेन कैंसर का इलाज करना बहुत ज्यादा मुश्किल था और जिस भी पेशेंट को ये हो जाता ऑलमोस्ट उसकी मृत्यु तय थी।
इसी वजह से कोडी की मदर बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। उनका इलाज तो चालू था लेकिन कोई भी होप नहीं थी। अब यहाँ कोडी अपनी मदर को इस तरीके से दुखी देखकर एक अजीब तरीके की फीलिंग जनरेट करने लगा, जिससे कि वो भी अच्छी बातें नहीं सोचता था और वो जो भी सोचेगा वो उसी तरीके के नाइटमेयर्स भी देखेगा। कुछ ही सालों के अंदर अंदर उनका ब्रेन कैंसर इतना ज्यादा बढ़ गया कि कोडी की मदर के पास कुछ ही दिन होते हैं अपनी जिंदगी गुजारने के लिए। कोडी जब अपनी मदर को देखने जाता है हॉस्पिटल के अंदर तो उनके सारे बाल निकाल दिए गए थे और उनका चेहरा काफी डरावना हो गया था। कोडी ने जब अपने मदर के चेहरे को देखा तो वो उसे अपने दिमाग में बिठा लेता है और एक्चुअल बात ये थी कि कोडी जिस स्केलेटन वाले क्रिएचर का चेहरा देखता था, और शॉकिंग बात तो ये थी कि कोडी जिस स्केलेटन वाले क्रिएचर को अपने नाइटमेयर्स में देखता था वो उसकी मदर का ही चेहरा होता है जो आज तक उससे रिलेट कर पा रहा था। कोडी की मदर कुछ समय के अंदर ही मर जाती है और वो सारी दुख भरी चीजें वो अपने दिमाग में बिठा कर रखता है, जिससे कि कोडी ने उस पूरे डर के मोमेंट को एक खतरनाक क्रिएचर में कन्वर्ट कर दिया और वही क्रिएचर रियलिटी में कन्वर्ट होकर लोगों को नुकसान पहुंचाता था। लेकिन यहाँ पर अब सारी चीजें ठीक होते हुए दिखाई देती हैं, क्योंकि जेसी ने कोडी के मन में मौजूद उस पूरे डर को खत्म कर दिया और उसे अच्छी अच्छी बातें बताने लगी, जिससे कि अब कोडी कभी भी उन सारी चीजों को याद नहीं करेगा। जेसी तो अब यहाँ पर कोडी को अपने बेटे की तरह ट्रीट करती है और उसे अलग अलग टाइप की कहानियां सुनाती है। ये पूरी कहानी बहुत ही अच्छी हुआ करती थी, जिससे कि कोडी यही सारी चीजें देखे और खुश रहे। अब तो वो सारे लोग जो गायब हुए थे वो वापस भी आ जाते हैं, यानी कि जेसी का हस्बैंड मार्क, उस पुराने आदमी की वाइफ और वो गायब हुआ बच्चा, सभी के सभी वापस आ जाते हैं। जेसी और मार्क ने तो अब कोडी को अपने बच्चे की तरह एक्सेप्ट कर लिया था। भले ही कोडी के पास अजीब तरीके की पावर्स हों, लेकिन कोडी उन्हें अपने बच्चे की तरह लगता था और वो उसे अपने साथ रखेंगे भी। इस तरीके से वो एक बहुत ही अच्छी फैमिली बन गए और हमारी कहानी भी यहीं खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।